अगर दुनिया के सबसे अहम और व्यस्त हाईवे पर कोई अचानक दीवार खड़ी कर दे, तो नतीजा क्या होगा? पूरा सिस्टम रुक जाएगा। सही बात है। पर चलिए इस तस्वीर को थोड़ा और डरावना बनाते हैं। अगर उस हाईवे पर दीवार ना हो, बल्कि दिखाई ना देने वाली बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएं, सभी गाड़ियों का नेविगेशन सिस्टम जाम कर दिया जाए और गुजरने के लिए करोड़ों रुपए का टोल मांगा जाए, तो स्थिति कैसी होगी? ये तो किसी एक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये फिल्म नहीं है। ये बिल्कुल वही आंकड़ा है जिसने साल 2026 में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार को रोक कर रख दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, ये है कि ये सब जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के एक छोटे से हिस्से में हो रहा है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर का ईंधन और यानी आर्थिक भविष्य तैरता है। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। आज हमारा विषय है 2026 का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट। इस पूरे डीप डाइव के लिए हमारे पास 3 बेहद ठोस स्रोत हैं। हाँ, और वो स्रोत पूरी तस्वीर साफ करते हैं। जी, पहला है इस संकट के घटनाक्रम को विस्तार से बताने वाला विकिपीडिया पेज। दूसरा, भारत में ईंधन की कीमतों पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें बीपीसीएल के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। और तीसरा, भारतीय अपस्ट्रीम ऑयल और गैस इंडस्ट्री पर आधारित आइक्रा की मार्च 2026 की रिपोर्ट। राइट। और इन तीनों स्रोतों को मिलाकर हमारा आज का मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे केवल 34 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट और आम इंसान का रोजमर्रा का जीवन हिल गया है। जिक्र है जो राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील हैं। बिल्कुल। सुनने वालों को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल, देश या विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ केवल मूल स्रोतों में दी गई तथ्यात्मक जानकारी को ज्यों का त्यों पेश कर रहे हैं। सही कहा। निष्पक्ष होकर इस स्थिति को समझना ही हमारा मकसद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये संकट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई। 28 फरवरी, वही दिन जब वो बड़ा हमला हुआ था। जी हाँ, उस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु हो गई और इसके तुरंत जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? मतलब इसके बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मच गया? थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसको। इसकी अहमियत इसके भौगोलिक आकार और वहां से होने वाले व्यापार में छुपी है। देखिए, ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और खुले समंदर के बीच का इकलौता रास्ता है। स्रोतों के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का 20% समुद्री तेल व्यापार 20%? ओ वाओ! हाँ, 20% तेल, 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी और लगभग 30% अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये एक चोक पॉइंट है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो उन जहाज़ों के पास खाड़ी से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। पर एक उलझन है मेरी। समंदर में किसी रास्ते को ब्लॉक कैसे किया जाता है? जमीन पर तो हम सड़क पर बैरिकेड लगा देते हैं, पर समंदर तो खुला पानी है। वहां नाकाबंदी करने का आखिरी तरीका क्या होता है? यही तो सबसे हैरानगेज बात है। यहाँ मॉडर्न वॉरफेयर और मनोविज्ञान का मिला जुला इस्तेमाल होता है। विकिपीडिया स्रोत के मुताबिक ईरान ने फिजिकली पूरे रास्ते पर दीवार नहीं खड़ी की। उन्होंने असुरक्षा का एक माहौल बनाया। उन्होंने 500 से ज्यादा स्पीड बोट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। स्वॉर्म वॉरफेयर टेक्निक, राइट? एग्जैक्टली। छोटे और तेज जहाजों का झुंड बड़े कमर्शियल जहाजों को घेर लेता है। इन्हें रडार पर ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। और इसके अलावा उन्होंने समंदर में बारूदी सुरंगें, नेवल माइंस बिछा दी। नेवल माइंस? मतलब वो छुपी हुई सुरंगें जो पानी के नीचे तैरती रहती हैं। ये तो किसी भी जहाज के लिए मौत का सामान है, क्योंकि इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और देखिए, ये माइंस सिर्फ जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी हैं। जब पानी में माइंस हो
तो कोई भी कप्तान अपने जहाज को वहां ले जाने का रिस्क नहीं लेता। और इसके ऊपर से ईरान ने एक और बड़ी तकनीक लगाई, सैटेलाइट नेविगेशन यानी GNSS को जैम कर दिया। वेट रियली? तो इसका मतलब है कि आधुनिक जहाज जो पूरी तरह से GPS और डिजिटल नेविगेशन पर चलते हैं, वो अचानक समंदर के बीचों बीच अंधे हो गए। बोझ घूम रही हैं। ऐसे में समुद्री व्यापार का जो सबसे अहम हिस्सा है यानी इंश्योरेंस, वो पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, इंश्योरेंस, उसके बिना तो कोई कमर्शियल जहाज नहीं चलता। PNI क्लब्स जो इन जहाज़ों को वॉर रिस्क कवर देते हैं, उन्होंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम इतना बढ़ा दिया कि वहां से गुजरना आर्थिक रूप से नामुमकिन हो गया। यहाँ द गार्डियन ने इसे दोहरा ब्लॉकेड या डुअल ब्लॉकेड बताया है, क्योंकि एक तरफ ईरान खाड़ी को ब्लॉक कर रहा है, तो 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रही है। तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से व्यापार को असंभव बना देना है। तो इस पूरे ब्लॉकेड का तुरंत असर क्या दिखा दुनिया को? हालात सच में बेहद गंभीर थे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से 20,000 नाविक और 2,000 जहाज खाड़ी में फंस गए। रुकिए, 2,000 जहाज? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी की नसें हैं। अगर वहां फंसी हुई सामग्री बाहर नहीं आएगी तो मार्केट में भूचाल आना तो तय था। और वही हुआ ना। ICRA और विकिपीडिया के डेटा दिखाते हैं कि मार्केट में तुरंत पैनिक फैल गया। बिल्कुल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें इतिहास में पहली बार एक ही महीने में सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए $126 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। बाप रे, $126। और यूरोप में देखिए तो नेचुरल गैस की कीमतें जो पहले €30 प्रति मेगावाट आवर थी, वो दुगनी होकर €60 तक चली गईं। ये इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भर देशों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन स्रोत एक और चीज बताते हैं कि इसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं था। हीलियम, एल्यूमिनियम और सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का मार्केट भी बुरी तरह हिला। फर्टिलाइजर का मुद्दा ध्यान देने लायक है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया का 30 से 35% यूरिया और अमोनिया सप्लाई करता है। अब इसको इस तरह से समझते हैं, बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन में यूरोप और अमेरिका में फसलों की बुआई होती है। अगर उस वक्त अमोनिया का जहाज खाड़ी में फंसा रहे तो खेत तक फर्टिलाइजर नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली, फर्टिलाइजर नहीं होगा तो कॉर्न और गेहूं की पैदावार गिरेगी और इसका सीधा असर पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। ये एक भयंकर चेन रिएक्शन है। ये पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला चेन रिएक्शन है। एक जगह पानी का रास्ता बंद हुआ और कहीं दूर किसी देश में रोटी महंगी हो गई। पर यहां पर रिपोर्ट्स में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ आता है। रास्ता तो बंद था, लेकिन ये ब्लॉकेड सबके लिए नहीं था। जी हाँ, एक्सेप्शंस थे। वही ना, स्रोत बताते हैं कि ईरान ने इस ब्लॉकेड में कुछ अपवाद रखे थे। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और यहां तक कि मलेशिया और थाईलैंड के जहाज़ों को निकलने की अनुमति दे दी गई थी। पर यह अनुमति मुफ्त में नहीं थी, उनसे टोल वसूला जा रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर चुनिंदा देशों को आने जाने दिया जा रहा है और उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो क्या ये वाकई एक मिलिट्री ब्लॉकेड है या फिर समुद्र के बीचों बीच एक मनमाना टोल बूथ खड़ा कर दिया गया है? यहाँ सबसे हैरानगी इस बात यही है कि इसको जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चोक पॉइंट को हथियार बनाना कहते हैं। ईरान ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने चाइनीज युआन में प्रति जहाज $1 मिलियन से अधिक का टोल वसूलना शुरू कर दिया। $1 मिलियन, वो भी युआन में? हाँ, और उन्होंने इस स्टेट को केवल एक रास्ता नहीं माना, बल्कि इसे अपना विस्तृत ऑपरेशनल एरिया घोषित कर दिया। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ रास्ता बंद नहीं कर रहे थे, वो अपना नियम और कंट्रोल स्थापित कर रहे थे। वो तय कर रहे थे कि किस देश का व्यापार चलेगा और किसका नहीं। ये तो सीधे तौर पर पावर प्ले है। और ऐसे में अमेरिका शांत तो नहीं बैठ सकता था। इस टोल बूथ के जवाब में उनका क्या कदम था? अमेरिका ने तुरंत ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चला दिया, जिसका मूल उद्देश्य अमेरिकी नौसेना द्वारा व्यापारिक जहाज़ों को आगे बढ़ाना था। और यहाँ स्रोत एक अहम बयान का हवाला देते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक धमकी दी कि वो इस रास्ते का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख देंगे। अरे वाह! हाँ, और उन्होंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया कि कोई भी जहाज अगर ईरान को टोल चुकाता हुआ पाया जाता है तो उसे इंटरसेप्ट किया जाए, यानी रोक लिया जाए। तो ये दो महाशक्तियों के बीच शतरंज का वैसा खेल बन गया है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर इन सब में वो आम इंसान कहाँ खड़ा है?
दुनिया के उस हिस्से में जहां ये पावर प्ले चल रहा है, उसका असर उस आम नागरिक की जेब पर कैसे पड़ रहा है जो रोज सुबह अपने स्कूटर या कार में पेट्रोल डलवाता है? इसको समझने के लिए ICRA और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर भारत के संदर्भ में। राइट, तो भारत पर इसका क्या असर दिखा? देखिए, ICRA की रिपोर्ट का सबसे बुनियादी आंकड़ा ये है कि भारत अपने कच्चे तेल क्रूड ऑयल की जरूरत का 89 से 90% हिस्सा आयात यानी इंपोर्ट करता है। 90%? ये तो बहुत बड़ी निर्भरता है। संकट कितना गहरा हो सकता है सोचिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो BPCL के आंकड़े बताते हैं कि कीमतों में 20 से 50% का उछाल आया। 20 से 50%? तो भारत में जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, जिन्हें हम PSUs कहते हैं, उनका क्या हाल हुआ? उन पर भयंकर बोझ पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 38 रुपए प्रति लीटर का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। वेट, रुकिए, 1 लीटर डीजल पर 38 रुपए का नुकसान, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आमतौर पर जब पीछे से लागत बढ़ती है तो दाम आगे ग्राहक के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये कंपनियां पेट्रोल डीजल को 140 या 150 रुपए लीटर क्यों नहीं बेच रही? वो खुद इतना नुकसान क्यों झेल रही हैं? क्योंकि इसके पीछे इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डर होता है। अगर डीजल की कीमत अचानक 40 रुपए बढ़ा दी जाए तो इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पे नहीं पड़ेगा। देश का सारा सामान, अनाज, दवाइयाँ सब ट्रक और ट्रेन से आता है जो डीजल से चलते हैं। ओह, तो पूरे देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। एग्जैक्टली। इसलिए सरकार दबाव बनाती है कि कंपनियां दाम ना बढ़ाएं और नुकसान झेलें। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। इसी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया और BPCL का कहना था कि कीमतें और बढ़ना अटल है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? सुनने वालों के लिए इसको एक आम सी स्थिति से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके मोहल्ले की इकलौती और सबसे बड़ी रेशन की दुकान अचानक बंद हो जाए और अब अपना घर चलाने के लिए पूरे शहर के 40 अलग-अलग छोटी दुकानों के धक्के खाने पड़ेंगे। भारत ने बिल्कुल यही सामना किया। तो इस आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारा सर्वाइवल प्लान क्या था? भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया, लेकिन सबसे अहम कदम ये था कि भारत ने अपने सप्लाई पॉइंट्स 20 से बढ़ाकर 40 कर दिए। यानी रेशन की नई दुकानें खोज ली। जी, तेल अब सिर्फ फारस की खाड़ी से नहीं बल्कि रूस, अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से लाया जाने लगा। पर एक बात बताइए, ब्राजील या अफ्रीका से तेल लाने में एक समस्या है। वहां से जहाज को आने में खाड़ी के मुकाबले बहुत ज्यादा दिन लगते हैं। तो लॉजिस्टिक्स का तो कचूमर निकल गया होगा। वही तो, जब एक जहाज को कड़े से आने में 1 हफ्ता लगता है, वही जहाज ब्राजील से आने में 1 महीना ले सकता है। इससे फ्रेट कॉस्ट यानी माल भाड़ा बढ़ जाता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। हालांकि BPCL की रिपोर्ट यहाँ एक सकारात्मक पहलू भी दिखाती है। सकारात्मक पहलू? क्या इस संकट से हम मजबूर होकर ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये संकट भारत के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बन रहा है। जब देश को 90% तेल बाहर से मंगवाना पड़े तो ग्रीन एनर्जी सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी बन जाती है। सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत अब 200 गीगावाट सोलर पावर, एथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन फ्यूल और नेचुरल गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि तेल की निर्भरता कम हो सके। ये तो वही बात हुई कि जब तक आग नहीं लगती हम पानी का कुआं नहीं खोदते। इस संकट ने दुनिया में आग लगा दी और अब हर देश कुआं खोदने की रफ्तार बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। अगर हम एक समरी देखें तो ये साफ है कि कैसे एक क्षेत्रीय सैन्य संघर्ष ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को जकड़ लिया और कैसे ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आर्थिक स्थिति और ईंधन की कीमतों को कंट्रोल कर रहा है। और सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति समंदर का एक रास्ता बंद करता है तो उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि कल आपके शहर में सब्जियों और पेट्रोल के दाम क्या होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले एक ऐसे नए और गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है जो रिपोर्ट्स में तो है पर आर्थिक बहस में अक्सर छूट जाता है। हमने इकोनॉमी देख ली, जियोपॉलिटिक्स देख ली, पर इन सब के पीछे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है।
आपका इशारा उन कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों की तरफ है ना? हाँ, विकिपीडिया स्रोत में दर्ज है कि सोनंगोल नामी बे और एल साल्मी जैसे तेल से लबालब भरे जहाज़ों पर हमले हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के सबसे बड़े वॉरजोन के बीचों बीच हजारों तेल के टैंकर्स फंसे हों और वहां आसमान से मिसाइलें और ड्रोन्स गिर रहे हों, क्या हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल स्पिल के मुहाने पर बैठे हैं? ये बहुत ही डरावनी आशंका है। अगर वहां किसी बड़े टैंकर को भारी नुकसान पहुंच जाता है तो तेल समंदर में बह जाएगा और फारस की खाड़ी एक बंद समुद्री क्षेत्र है। तेल खुले समुद्र में फैलकर पतला नहीं होगा। यानी वो वहीं जमा रहेगा। जी, ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि एक भयंकर इकोलॉजिकल डिजास्टर यानी पारिस्थितिकीय आपदा बन जाएगी। इसका असर समुद्री जीवन और खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर पड़ेगा, जो समंदर के पानी को पीने लायक बनाते हैं। तो वहां पीने के पानी का भी संकट आ सकता है। बिल्कुल, ये ऐसी तबाही होगी जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। सच में, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। एक उलझा हुआ तंत्र है जहां जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई की कीमत आम इंसान, आर्थिक स्थिति और शायद हमारे पर्यावरण को भी चुकानी पड़ रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नए